अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एसएसटी का सेकेंडरी स्कूल टीचर के 18 फरवरी का इंग्लिश पेपर सॉल्व करने लगे हैं हम लोग। एमसीक्यू नंबर 1 वाज फाइंड द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। ऑप्शन ए अप्रूवल, ऑप्शन बी ओविडाइजर, ऑप्शन सी सीक्रेट्स, ऑप्शन सी थेस्पियन। यहाँ पे थेस्पियन ऑप्शन डी राइट आंसर था और थेस्पियन का मतलब थेस्पियन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है और थेस्पियन का मतलब होता है एक्टर या एक्ट्रेस, यानी ड्रामा एक्टर या वो एक्टर्स जो थिएटर में काम करते हैं उनके लिए वर्ड थेस्पियन यूज़ होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू वाज चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज फ्रॉम स्टैम टू स्टर्न। स्टैम टू स्टर्न का मतलब होता है कवरिंग समथिंग थ्रोली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। दिस इज़ अ नॉटिकल टर्म फॉर द फ्रंट एंड रेयर एंड्स ऑफ अ शिप। शिप के लिए ही मोस्टली ये यूज़ होता है कि मतलब फ्रंट से लेकर बैक तक उसके बारे में हर चीज़ को जानना, हर एक चीज़ के बारे में हमें उसके हर एक चीज़ के बारे में पता होना। तो ऑप्शन ए ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, मतलब पूरा उसके बारे में फ्रंट से बैक तक पता होना। फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, टॉप ऑफ अ प्लांट इनटू इट्स रूट्स, और लूज प्लेजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट। ये सब है लेकिन ऑप्शन ए के अंदर शिप की बात हो रही है और फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न जो है वो शिप के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए वॉज राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ले इट ऑन अ बिट थिक। इसका मतलब होता है समवन यूज दिस टर्म, इट मीन्स समवन इज ट्राइंग टू हार्ड। Whenever someone use lay it on a bit thick, it means someone is trying too hard to make an impression or to convey a particular message. कोई बात के ऊपर, कोई बात को हमें बताने के लिए उसके ऊपर इतनी मेहनत करना, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो ले इट ऑन अ बिट थिक का मतलब होता है एक्सएग्रेशन, और एक्सएग्रेशन कहते हैं when someone is exaggerating something with the intention of making it more impressive, like representing something in a way that make it appear more than it actually is. कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से ही वैसे करना, मतलब एक अच्छी चीज़ है लेकिन उसको अपनी मर्ज़ी से उसको और अच्छा दिखाना, लेकिन अपनी विल से, खुद की मर्ज़ी हो कि हम उसको और अच्छा करके पेश करें या बनाएं या दिखाएं, तो उसको कहते हैं एक्सएग्रेशन। और ले इट ऑन अ बिट थिक भी उसी को कहते हैं। अब ऑप्शन बी था कंपल्जन। कंपल्जन मतलब होता है मजबूरन करना, मतलब यही चीज़ें कि कोई चीज़ अच्छी है उसको और अच्छी दिखाना है, कोई चीज़ कैसी भी है उसको बना चढ़ा के बताना या उसके ऊपर और मज़ीद काम करना उसका इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए। लेकिन कंपल्जन में होता है कि मजबूरन, फोर्सफुली ये काम करना, और एक्सएग्रेशन में होता है कि अपनी मर्ज़ी से करना। डेवलपमेंट मतलब खुद ही तरक्की होना कोई भी काम के अंदर, और रियलिटी। तो ऑप्शन ए वॉज द राइट आंसर, जिसमें अपनी विल से कर रहे होते हैं काम। द नेक्स्ट MCQ was one word substitution, a lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly। अब ये MCQ बता रहा है कि एक lengthy speech होना, एक लंबी सी स्पीच होना, ऑडियंस के आगे होना, एग्रेसिव स्पीच होना लार्ज असम्बली के आगे। हुलाबल्लू, कैकोफनी, ऑप्शन सी पैंडिमोनियम, एंड ऑप्शन डी वॉज हैरेंग। हैरेंग भी इसी को कहते हैं जो लिखा हुआ है कि लेंथी स्पीच होना और ऑडियंस के सामने स्पीच होना। और उसके अंदर होता है कि उस स्पीच के अंदर क्या होता है कि स्पीच ऐसी होती है जो कैरेक्टराइज बाय इट्स इंटेंसिटी, पैशन एंड द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना। यूज़ फॉर सच स्पीचेस एज दे आर फोर्सफुली इम्पैशन्ड एंड इंटेंडेड टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिसनर। एक ऐसी स्पीच जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। इस फ्रेज़ को भी और हैरेंग को भी हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो स्पीचेस होती हैं उसके अंदर जो स्पीकर होता है वो इस तरह बात करता है, इतना लाउडली और एग्रेसिव होकर इतनी स्पीच में ओपोनेंट के ख़िलाफ़ बोलता है और अपनी आउटलाइंस देता है फ्यूचर विजन के बारे में। तो उस लार्ज ऑडियंस के सामने जो स्पीच हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, हैरेंग कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम होती है हलचल मच जाना या मतलब हंगामा मच जाना, उस सिचुएशन को कहते हैं पेंडिमोनियम। लाइक नॉइसी डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल when the announcement of cancellation spread through the crowd, pandemonium erupted as people rushed for the exit।
जैसे अगर कोई कहीं पर हम लोग हैं और एक अनाउंसमेंट होती है, कोई एक क्राउड में हम लोग हैं और किसी चीज़ की कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट होती है, उस प्रोग्राम के कैंसिल हो जाने की अनाउंसमेंट होगी, तो क्या होगा, हलचल मच जाएगी और लोग बाहर निकलने के लिए भागने लगेंगे। तो उस सिचुएशन को हम क्या यूज़ करेंगे उसमें, पेंडिमोनियम। लाइक मैंने बताया कि व्हेन द अनाउंसमेंट ऑफ कैंसिलेशन स्प्रेड थ्रू द क्राउड, पेंडिमोनियम इरप्टेड एज पीपल रश्ड फॉर द एग्जिस्ट। तो वो उस वाले सिचुएशन और उस हंगामे वाले शोर को कहते हैं पेंडिमोनियम। उसके बाद था ऑप्शन बी, कैकोफोनी। उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉइसेस या हार्श वॉइसेस या मिक्सचर ऑफ साउंड्स, जिसमें एक अजीब सा शोर और अजीब शोर वाली आवाज़ें होना, उसको क्या कहते हैं, कैकोफोनी। और ऑप्शन ए था हल्ला बल्लू। ये भी नॉइसेस को कहते हैं, इसमें भी शोर होता है, लेकिन ये उन नॉइसेस को कहते हैं लाइक लाउड एक्टिविटी होना, लाइक क्लैपिंग की जो शोर होता है, जो आवाज़ होती है, जो क्लैपिंग की वॉइस होती है, उसको कहते हैं। लाइक गेस्ट को बुलाते हैं तो उस वक्त जो एक ऑडियंस शोर करती है तो उसको कहते हैं। या फिर कह लेंगे कि नॉइस बाय पीपल हु आर एंग्री और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। तो उस वाली सिचुएशन के लिए ऑप्शन ए यूज़ होता है, हल्ला बल्लू। और जो हमारी सिचुएशन थी उसके लिए राइट आंसर इज हैरेंग। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक लार्ज नंबर ऑफ फिशेज हैं और वो स्विमिंग टुगेदर। ऑप्शन ए ट्रॉप, ऑप्शन बी स्वाम, ऑप्शन सी लिटर, ऑप्शन डी शोल। अब यहाँ पर शोल यूज़ होता है। शोल का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेज स्विमिंग टुगेदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जब फिशेज स्विमिंग कर रही होती हैं तो उसे हम कहते हैं। ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू वॉज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन ऑफिस विद अ सैलरी बट लिटिल और नो वर्क। इसका मतलब होता है कि कोई बंदा ऑफिस में काम तो करने जा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है या फिर लिटिल सैलरी मिल रही है, या फिर कोई काम नहीं कर रहा जब भी उसको सैलरी मिल रही है। ऑप्शन ए ऑनररी, ऑप्शन बी साइनिक्योर, ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट, ऑप्शन डी साइनस। अब साइनिक्योर का मतलब और जो सिचुएशन लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि कोई पोजीशन है जो एक बंदे को दी है, मतलब कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको वो पोजीशन दी है, उस काम के लिए उसको रखा है। अब उससे वो काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उसको उसकी पेमेंट वही मिल रही है, उसकी सैलरी वही मिल रही है जो उसको बोली थी उस काम के लिए, लेकिन वो काम तो उससे ले ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसे सैलरी दे रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनिक्योर। मतलब एक काम तो दिया हुआ है, वो ऑफिस में काम के लिए तो जा रहा है, लेकिन उससे वो काम तो नहीं ले रहे, लेकिन उसको सैलरी दे रहे हैं। तो एन ऑफिस विद अ सैलरी बट लिटिल और नो वर्क, या उससे काम ही नहीं ले रहे या छोटा सा कोई काम ले रहे हैं, स्पेसिफिक जिस काम के लिए रखा है उस उतना पूरा काम नहीं ले रहे, बट उसको सैलरी पूरी दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइनिक्योर। मतलब काम मुकम्मल तो ना लेना, लेकिन उसको सैलरी पूरी देना। ऑप्शन ए था ऑनररी, मतलब कोई किसी को कोई चीज़ के ऊपर कोई एजाज़ तो मिलता है, लेकिन उसने वो काम किया होता है, कोई अच्छा काम किया होता है, तो जिसके ऊपर उसे सराहा जाता है, तो उसको ऑनर में, उसको किसी चीज़ के ऑनर में उसे कुछ मिल रहा होता है, तो उसको कहते हैं ऑनररी। इंसॉल्वेंट कहते हैं कि मतलब कोई बिज़नेस कर रहा है या कुछ भी, लेकिन वो उसमें कर्जदार है या वो अपने बिज़नेस से उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं हासिल कर पा रहा है या उसको नहीं मिल रहा है, तो उसमें कहते हैं इंसॉल्वेंट। और साइनस का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ कर्व्स और ब्लेंड्स इन अ स्मूथ मैनर। एक स्मूथ मैनर के अंदर सीरीज़ जो होती हैं, कर्व्स या ब्लेंड्स बन रहे होते हैं, तो उससे कहते हैं साइनस। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, रिवर की एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें जिस तरह एक वेव्स बन रही होती हैं वाटर की, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड साइनस। तो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। द नेक्स्ट MCQ was, we will have selected a new team by Monday, change the voice. Option A, by Monday a new team will have been selected by us. Option B, a new team will have selected by us by Monday. ये ऑप्शन C था। Now option B, a new team will have been selected by us by Monday. ऑप्शन D, a new team will have been selected by us. अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि MCQ में क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वी विल हैव सेलेक्टेड, विल हैव, तो अब ऑप्शंस में हमें देखना चाहिए विल हैव बीन, वी विल हैव बीन सेलेक्टेड अ न्यू टीम। अब हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे विल हैव बीन किन सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है। ऑप्शन ए विल हैव बीन, ऑप्शन सी विल हैव, तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी विल हैव बीन, ऑप्शन डी विल हैव बीन। इन तीनों ऑप्शन ए, बी और डी तीनों में यूज़ हुआ है विल हैव बीन। अब हम दूसरी साइड जाएंगे,
वी विल हैव बीन बाय मंडे। बाय मंडे कभी भी नहीं होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है अ न्यू टीम उसको सब्जेक्ट में आना चाहिए। बाय के आगे जो भी लिखा होगा इस तरह के सेंटेंसेस में वो एंड में ही रहता है। अ न्यू टीम इज़ द रियल ऑब्जेक्ट और उसको सब्जेक्ट में आना चाहिए। तो अब ऑप्शन सी पहले ही कट गया था, ऑप्शन ए भी कट गया, अब दो बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन दोनों में क्या यूज़ हो रहा है? अ न्यू टीम अर्लियर यूज़ हो रहा है। तो अब आगे क्या देखेंगे? अ न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड, दोनों में सेम है। बाय आज तक दोनों में सेम है, बाय मंडे लिखा हुआ ही नहीं है डी में, जो कि हाफ सेंटेंस बन रहा है जो डी है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर रहे होते हैं ये लोग जिसको आपको समझना होता है टेस्ट के वक्त। नेक्स्ट MCQ इज ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ इज हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई? Option A, by whom can the stars in the sky be counted? Option B, by whom can be stars in the sky counted? Option C, by whom could the stars be counted in the sky? Option D, by whom could the stars in the sky be counted? यहाँ पर देखेंगे who हमेशा चेंज होता है by whom में, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस में by whom में चेंज हुआ है। Can count the stars in the sky, अब यहाँ पर कुड में चेंज किया है जिसको हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना था। कुड के अंदर दोनों ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचेंगे बाय हुम कैन, क्योंकि बाय हुम लगा दिया है इसलिए कैन को कुड में चेंज नहीं कर रहे हैं। बाय हुम कैन, अब यहाँ पर द स्टार्स इन द स्काई काउंटेड, द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड, तो बी तो लगेगा लाजमी क्योंकि द स्टार्स इन द स्काई ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद बी लगा के और काउंटेड थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑप्शन बी के अंदर बी लगा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट MCQ इज ही said to Fatma, I cannot marry you now but I shall surely do so next year। ये वाला MCQ मैंने आपको पहले भी इस तरह का MCQ समझाया हुआ था। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी थी वो इस वाले MCQ को बिल्कुल सही करके आया होगा। If you are finding value in today's content, don't forget to give it a thumbs up. Option A था he told her that he cannot marry Fatma then but would surely marry her next year. Option B, Option C, Option D। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें देखना था कि he said to Fatma I cannot। यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने सॉल्व करवाए पेपर्स उनमें बताया है कि he said टोल्ड में चेंज हो जाएगा, said to नहीं लगता है तो he told। उसके बाद क्या होगा? he told Fatma that। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन होता है तो वो स्टार्टिंग वाले के साथ स्टार्टिंग में जो भी यूज़ हो रहा होगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड उसके अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है आई, तो आई हमेशा said से पहले वाले के अंदर चेंज होता है। तो आई से पहले आई किस में चेंज होगा? ही में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड फातिमा दैट ही कैन वुड बी चेंज इनटू कुड नॉट मैरी यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन है और मैंने पहले बताया हुआ है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो said to के बाद वाले में चेंज होता है। said to के बाद क्या लिखा हुआ है? फातिमा। ही said to फातिमा, तो यू चेंज हो जाएगा फातिमा मतलब हर, शी हर। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? आई कैन नॉट मैरी यू, ही कुड नॉट मैरी हर बट ऑलवेज चेंज इनटू देन, तो बट देन में चेंज हो जाएगा। दोबारा से आई है और आई फर्स्ट पर्सन है तो वो ही में चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर ही में चेंज हो गया। उसके बाद शल, आई के साथ शल यूज़ होता है तो ही के साथ विल यूज़ होता है, तो यहाँ पर वुड यूज़ करेंगे, श्योरली डू सो। नेक्स्ट ईयर ऑलवेज चेंज इनटू फॉलोइंग ईयर, तो ऑप्शन बी इज़ ही टोल्ड फातिमा दैट ही कुड नॉट मैरी हर देन but he would surely do so the next following year, so the following year। अब ऑप्शन बी के अंदर देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं he told her that he could not marry फातिमा। फातिमा यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसको हमेशा चेंज करना होता है, बट यहाँ पर बट को भी चेंज, नाउ को चेंज किया है, देन में बट को भी चेंज, वुड लगाया है, लेकिन आई को ये लोग आई को खा गए हैं, आई को चेंज ही नहीं किया ना, आई को यूज़ किया, ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट ईयर ऑलवेज चेंज इनटू फॉलोइंग ईयर, इन्होंने यहाँ पर लास्ट में नेक्स्ट ईयर ही रहने दिया है। ऑप्शन सी में भी नेक्स्ट ईयर ही रहने दिया था, तो ये दो ऑप्शंस को हमें पढ़ने से पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था। ऑप्शन डी में था कि फॉलोइंग ईयर लगा हुआ था, तो इसमें सिर्फ हमें चेक करना था कि
जो है चेंज किया है सारी चीज़ों को या नहीं किया। तो ऑप्शन डी को देख लेते हैं। इसके अंदर था ही कैन नॉट और हमें यूज़ करना होता है ही कुड नॉट। और एक और चीज़ थी इसके अंदर, नाव को चेंज नहीं किया था देन के अंदर, नाव को नाव ही रहने दिया था, ये भी मिस्टेक थी इसके अंदर। उसके अलावा वेल डन यूज़ किया था। ये चीज़ें कुछ थी जो इसके अंदर गलत थी। खैर द राइट आंसर वॉज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट MCQ वॉज ही सेड दैट बी इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी दैट नाइट। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है दैट नाइट। आई इंटेंडेड टू मीट टू लीव फॉर मरी टू नाइट दैट नाइट। यहाँ पर पढ़ने से पहले ही देख लें कि दैट नाइट लिखा हुआ है। टू नाइट ऑलवेज चेंज इनटू दैट नाइट है तो टू नाइट है तो दैट नाइट। यहाँ पे दैट नाइट लिखा हुआ है तो टू नाइट में चेंज होना चाहिए। सी और डी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे ही नहीं क्योंकि दोनों में टू नाइट यूज़ हुआ है, दैट नाइट यूज़ हुआ है और हमें टू नाइट यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए और बी में से देखते हैं। अब ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सेम है। आई इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी टू नाइट ही सेड, और बी में भी यही है। इंटेंडेड और इंटेंड का फ़र्क है। हमें पता है कि इंटेंडेड हमेशा यूज़ होता है। अगर इंटेंडेड ऊपर ही यूज़ हो रहा है तो नीचे दोबारा आंसर में इंटेंडेड नहीं होगा ना। इंटेंड चेंज होता है, इंटेंडेड में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। आई इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी टू नाइट ही सेड। जैसे कल के ऑप्शंस में भी कुछ इस तरह से MCQs दिए हुए थे जिसमें सिर्फ फॉर्म का फ़र्क था कि दोनों जैसे हैव बीन, ऑप्शन में भी हैव बीन, क्वेश्चन में भी हैव बीन। आज इन्होंने फॉर्म को ऐसे रख दिया है कि इंटेंडेड थर्ड फॉर्म दोनों जगह पे यूज़ कर ली, सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। तो आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर देखना है नेक्स्ट MCQs में कि थोड़ी सी ट्रिक होती है, बाकी सेम ही होता है सब। ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। Thank you for watching. Like, share and subscribe. If you are finding value in today's content, don't forget to give it a thumbs up.